ओम का नियम और विद्युत परिपथ, 2 टॉपिक कवर करेंगे और रात को 9 बजे फिर इन्हीं दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी तक जो मेरे दोस्तों हमने पढ़ा है वो पढ़ा है आवेश के बारे में। आवेश से ही निकलती है धारा, आवेश से ही हमें विद्युत विभव का कंसेप्ट समझ में आता है। उसके बाद हमने प्रतिरोध का कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने प्रतिरोधकता पढ़ी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो कौन कहता है कि इन 5 टॉपिकों में तो मैं बहुत निपुण हो गया हूं, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूं और आप मुझसे इन 5 टॉपिकों में कुछ भी पूछिए मैं सभी के जवाब दे दूंगा। कौन इतना कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, जरा एक बार बताइए तो। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। नोट्स बनाइए भाई। हाँ देखिए मेरी संभावनाएं क्या हैं, बाकी तो कुछ भी उस नोटिस के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम डेट आगे पीछे हो सकती है बट पेपर तो कैंसिल नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। बहुत बढ़िया, तो आप में से अधिकतम साथी मेहनत कर रहे हैं, चीजें रिवाइज कर रहे हैं, तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस उन लोगों को मिला हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं इन तीनों के बीच में संबंध। ये जो हमने तीनों चीजें पढ़ी हैं, आई है, वी है और आर है, इन तीनों चीजों के बीच में एक संबंध होता है। उस संबंध को ही हम ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और ओम्स लॉ क्या कहता है सुनिए। आपके घर में मान लीजिए एक पंखा है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये भैया जी हमारे घर का पंखा है, ठीक है, ये है हमारे घर का पंखा। और ये जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, जब कंपनी ने इसको बनाया तो कंपनी ने कहा कि देखो इससे तुम 220 वोल्ट मतलब जो सप्लाई दो इलेक्ट्रिसिटी, तुम इसे 220 वोल्ट और 10 एम्पियर की दोगे। अगर वोल्टेज 220 और धारा 10 एम्पियर होगी तो ये पूरी क्षमता पर चलेगा। सुनो, ओम्स लॉ केवल इतना ही नहीं है कि V बराबर IR। ओम्स लॉ में बहुत सारी चीजें समझने को है। आप देख रहे होंगे कि जिस गहराई से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन पढ़कर तो वो उत्तर नहीं दिए जा सकते, इसलिए आपको थोड़ा गहराई में चलना पड़ेगा। तो कंपनी ने इसको बनाया कि भैया तुम इसे 220 वोल्ट देना और 10 एम्पियर पर देना। अब देखिए ये क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि भाई जैसे एक इंसान है तो एक इंसान की मान लो रोटी और सब्जी खाने की एक लिमिट है कि भैया ये 6 रोटी खाएगा और 1 कटोरी सब्जी खाएगा, ये इसकी लिमिट है, इतने पर इसका पेट भर जाएगा। अगर उससे कम दोगे तो भैया भूखा रह जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा दोगे तो समस्या हो जाएगी पेट में। वैसे ही अगर इससे कम दोगे तो ये ठीक से नहीं चलेगा, और अगर इससे ज़्यादा दोगे तो इसमें समस्या हो जाएगी। ठीक है, आपकी कृपा से आरआरबी टेक्नीशियन में फाइनल सिलेक्शन हो गया है भाई, वाह बहुत बढ़िया। समीर कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है सुबह सुबह, मज़ा आ गया सुन के। और खैर हमारी तो क्या ही कृपा है दोस्त, सब आपकी मेहनत है, हम केवल आपको एक रास्ता दिखाते हैं, बाकी मेहनत तो आप सभी करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हर एक उपकरण की एक डिमांड होती है कि मुझे इतना वोल्टेज इतना करंट चाहिए। अच्छा, वोल्टेज और करंट में क्या संबंध है, मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। हमने पढ़ा था उसको कि जैसे देखिए किसी पाइप में पानी बहती है, धारा बहती है जल की, और जल की धारा को धक्का लगाने वाला कौन होता है, पानी का प्रेशर होता है। तो वैसे ही जो विद्युत धारा होती है, करंट जो होता है, उसे पीछे से धक्का लगाने वाले कौन है, वोल्टेज है। यानी कि वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को आगे धक्का लगाता है। अरे इलेक्ट्रॉनों का चलना ही तो धारा है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और धक्का ही पीछे से लगना कम हो जाए, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएंगे या कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। मान लो पहले यहां पर 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से धक्का लग रहा है कि हजारों इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, बट तुमने धक्का आधा कर दिया, इलेक्ट्रॉन अभी भी यहां 1000 है, इलेक्ट्रॉन तुमने नहीं कम किए, तो धक्का लगना डेफिनेटली कम हो जाएगा, आधे इलेक्ट्रॉनों पर धक्का लग पाएगा और आधे इलेक्ट्रॉन आगे जा पाएंगे, यानी कि आधी ही धारा बह पाएगी। बस ओम साहब ने इतनी ही बात कही कि देखिए अगर तुम 220 वोल्ट पर इतने इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहे हो कि धारा 10 एम्पियर है, तो अगर तुमने वोल्टेज को कम कर दिया, जैसे मान लीजिए वोल्टेज को तुमने ठीक आधा कर दिया, तो जिस अनुपात में तुम वोल्टेज को कम कर रहे हो उसी अनुपात में धारा भी कम हो जाएगी। अनुपात देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि जितना वोल्टेज आप कम कर रहे हो उतनी ही धारा कम हो जाएगी, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मैं वोल्टेज को 110 की 10 से कम कर रहा हूं, लेकिन धारा तो कुल ही 10 है, इसको 110 कैसे कम कर देंगे। तो आप ये कहोगे भैया जिस अनुपात में आप वोल्टेज को कम कर रहे हो उसी अनुपात में धारा भी कम हो रही है। यानी कि अच्छा, अगर तुम वापस से वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो धारा भी बढ़ जाएगी। तो क्या मैं इस संबंध का नाम यह दे सकता हूं कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है और वोल्टेज के घटाने पर धारा घट रही है। तो क्या मैं इसका यह नाम दे सकता हूं, करो एक बार हम सब कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई, कि वोल्टेज के बढ़ाने पर धारा बढ़ी और वोल्टेज के घटाने पर धारा घट जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें
ओम साहब ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा कि देखो, जब ऐसा हो रहा है कि वोल्टेज मान लो घट रहा है, जब यह प्रक्रिया हो रही है वोल्टेज घटने की, तो उस दौरान चालक के तापमान में या दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बेसिकली तापमान में, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो जाए। क्यों नहीं चेंज हो जाए? क्योंकि अगर देखो, मान लो यहां से यहां तक आने में चालक गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नुकसान होता है, हमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज्यादा टक्कर मार के गिरने लग जाएंगे वहीं, तो धारा फिर 10 से 5 नहीं हो पाएगी, 10 से हो सकता है 4.5 हो जाए। तो फिर ये नियम नहीं लग पाएगा, क्योंकि बीच में नुकसान भी तो हो जाएगा। मतलब ये एक अनुपात मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर इस दौरान तापमान बढ़ा या तापमान घटा तो ये धारा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बहना शुरू कर देंगे। तो मेरा नियम वैलिड तब है जब ऐसा होने में तापमान और प्रेशर यानी दाब स्थिर हो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? एक बार थम्स अप करो, ये बहुत जरूरी बात है। यहां से भी एक सवाल वो उछाल देगा तुम्हारी तरफ कि बताओ भैया, ओम का नियम किस स्थिति में काम करता है? तुम कहोगे सभी स्थितियों में। अरे नहीं, यूनिवर्सल नियम नहीं है, शर्तों के साथ नियम है। तो पहले इतनी बात को लिखिए जितनी बात को हमने सीखा, हेडिंग डालते हुए ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि चालक की भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति क्या बवाल है भैया, ये तो बताया ही नहीं। अरे वही दाब ताप ये सब भौतिक स्थिति हैं। यदि चालक की भौतिक स्थिति जैसे ताप दाब आदि को न बदलें, न परिवर्तित करें, तब विभव धारा के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर डिडंट चेंजेस देन द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आप लिख सकते हैं, इफ फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर remain same, then voltage is directly proportional to टेम्परेचर। ठीक है कि भैया जी वोल्टेज जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर चालक की भौतिक स्थितियों को ना बदले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं मैथमेटिकली V सीधा अनुक्रमानुपाती I। और अब हमें इस बात का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आता है। मैं समझता हूं कि ये बात ये कह रही है कि I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं अभी कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा? बता रहे हैं एक बार। मैं आपको बता रहा हूं कि ओम का नियम यह कहता है कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा? क्या दोनों बातें वाइस वर्सा हैं? अच्छा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब आप किस बात को अलाउ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पाइप में पानी है। यह बात ठीक है कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्या है हमारा? वोल्टेज। प्रेशर बढ़ेगा तो विद्युत धारा, पानी की धारा बढ़ेगी। क्या अगर मैं यहां ज्यादा पानी डाल दूं पाइप में, यानी कि धारा को बढ़ा दूं, तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा? बताना जरा। मैं लाया 1 बाल्टी पानी और मैंने पाइप में डाल दिया, क्या पीछे से लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा? बताना जरा। यार प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा भैया? भैया प्रेशर तो कोई और दे रहा है। प्रेशर कौन दे रहा है? हमारा पंप दे रहा है। अरे जो मोटर पंप लगे हैं आपके घर में, तो वो दे रहे हैं प्रेशर को। ऐसे ही यहां पर वोल्टेज कौन दे रही है? वोल्टेज तो बैटरी दे रही है। भैया बैटरी को छेड़ा ही नहीं तुमने, तो कैसे वोल्टेज बढ़ जाएगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना गलत चीजें सीखते हैं। तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि धारा बढ़े तो वोल्टेज भी बढ़े। हाँ, ये जरूरी है कि वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, कितने अच्छे से अब समझ में आ गई बात, या आप जो बात पहले गलत कह रहे थे अब वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब देखिए जब जब ये सीधा अनुक्रमानुपाती का निशान आ जाता है तो मेरी आंखें इसे एक पल नहीं देख पाती हैं और मैं कहता हूं कि भैया तुम हट जाओ। जब भी मैं इसको बराबर के निशान में हटाता हूं तो मुझे एक नियतांक की जरूरत होती है। अभी इसको नोट मत करना, मुझे एक ऐसे अंक की जरूरत होती है जो कैसा हो? नियत हो। अब भैया मैं ढूंढता हूं कि नियत क्या है इसमें। हर एक स्थिति के हिसाब से नियत अंक अलग होता है। भाई यहां पर जो नियत अंक होगा जरूरी थोड़ी है वो हर जगह नियत अंक हो। अच्छा,
अब मैंने आवाज लगाई कि भैया जी एक नियतांक निकल के आ जाओ। एक नियतांक बाबूजी आए आर, आपका प्रतिरोध जो आपने आवाज लगाई है। आप भी कह रहे हैं कि भैया जी इसकी जगह क्या नियतांक आता है, इसकी जगह नियतांक आ जाता है आर यानी कि प्रतिरोध। देखिए ओरिजिनली ओम का नियम ये है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम ये बना लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि नियतांक का मतलब होता है वो अंक जो नियत रहे, ऐसा अंक जो ना बदले। अब आप आर को नियतांक कह रहे हो, लेकिन महाराज जी इससे पिछले फॉर्मूले में तो हमने ये पढ़ा था कि आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, और हम ये कह रहे थे कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो भी आर बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा तो भी आर बदलेगा, अगर सामग्री बदलेगी, मटेरियल बदलेगा तो भी तार बदलेगा, अगर तापमान बदलेगा तो भी आर बदलेगा। बट तुम इसको नियत क्यों कह रहे हो, बताइए। आप यहां पर इसको नियत कैसे कह रहे हो, आर तो हर बार बदल जाता है यार, जरा सी चीज पे तो आर बदल रहा है। हाँ जी, कौन देगा इस बात का उत्तर? कोई बात नहीं, वो मैं स्टेटमेंट सही कर दूंगा, उसको छोड़ो, लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक है उसको मैं गलत सही कर दूंगा। पहले आप इस बात पे आओ कि भैया जी आर यहां नियतांक कैसे है। होता तो है ये नियतांक, आप सही कह रहे हैं, आपने सही पढ़ा है जहां भी पढ़ा है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि ये तो हर बात पे बदल रहा है, हमने कल ही पढ़ा था। आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, लव यू, बहुत सारा प्यार मेरे भाई। नियत दाब पर नियत है, अच्छा मैंने कब कहा नियत दाब है, वोल्टेज भी बदलेगा, धारा भी तो बदलेगी। ये रजिस्टिविटी है, बेकार की बात है यार। मैं प्रतिरोध है, विशुद्ध प्रतिरोध है भाई, विशुद्ध प्रतिरोध है। सुनो, अब आप ये कहोगे हमें नहीं पता, तुम बताओ, बट मेरी बात तो सही है ना। क्या आपको प्रश्न समझ में आ गया कि इस सूत्र में आर नियत है, लेकिन उससे पिछले सूत्र में आप कल हमें बता रहे हो कि आर बदल जाता है, तो कुछ तो झोल है। बातें दोनों ही सही है, बातें कोई गलत नहीं है, बस बात है अब इसको समझा जाए। सुनिए मेरे भाई, मैंने पूछा आर से, जब आर दौड़ के आया, अजी मैं हूं नियत। मैंने कहा यार तू तो, तुझसे ज्यादा तो मैंने बदला इंसान ही कोई नहीं देखा भाई, तू तो बहुत जल्दी बदलने वाला इंसान है, गिरगिट की तरह। इसने कहा कैसे जी कैसे? मैंने बोला देख, तार की लंबाई बदल जाए तो तू बदल जाए, क्षेत्रफल बदले भैया तो तू बदल जाए, सामग्री बदल दू तो तू बदल जाए, टेम्परेचर बदलू तो तू बदल जाए। तो इसने पूछा जी सुनो, यहां पर इस सूत्र की बात करो, मैं किसी और की पिक्चर में विलेन हूं, मैंने मान लिया, लेकिन मैं तुम्हारी पिक्चर में हीरो हूं। भैया मैं औरों के लिए बुरा हो सकता हूं, एक आदमी ऐसा थोड़ी है सबके लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है तो हो सकता है वो आदमी तुम्हारे लिए अच्छा हो, भैया तो संबंधों पर निर्भर करता है। उसने कहा तुम यहां किस चीज को बदलोगे? मैंने कहा वोल्टेज और धारा बदलेंगी, क्योंकि अगर वोल्टेज बदला तो धारा बदलेगी। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जब ये बदलेगा ना तो ये बदल जाएगी, मैं नहीं बदलूंगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि वोल्टेज बदलने पर धारा भले ही बदल जाए, मैं नहीं बदलूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मैं उनके लिए कैसे भी बदलूं, मैं लंबाई बदलने पे बदलूंगा, सामग्री बदलने पे बदलूंगा, क्षेत्रफल बदलने पे बदलूंगा, मैं तापमान बदलने पे बदलूंगा, लेकिन मैं वोल्टेज बदलने पर नहीं बदलूंगा। देखो वोल्टेज के बदलने से इन चीजों में तो कोई बदलाव नहीं आता, ना ही वोल्टेज के बदलने से तापमान आता। और ओम साहब ने तो ठोक के कह दी ये बात कि तापमान ना बदल जाए। जब वोल्टेज के बदलने से ये चीजें नहीं बदलेंगी, भैया लंबाई थोड़ी ना बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ जाएगा, वोल्टेज के बदलने से सोने का तार चांदी का थोड़ी हो जाएगा। तो आर कैसे चेंज होगा वोल्टेज बदलने से? तो आर कहता है मैं चाहे इन चीजों के बदलने से बदल जाऊं, लेकिन वोल्टेज के बदलने से तो नहीं बदलूंगा। अब आपको समझ में आ गया कि आर यहां नियतांक कैसे है। एक बार हम सब करें तो इस चीज को हम अच्छे से ना लिख लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ना आपके यही मजे लेता है। आप कहोगे आर क्या है, तो भैया जी आर है तार का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और यहां पर किसकी तरह काम करता है, ये नियतांक की तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। और ये कब कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है कि वी व आई के बदलने पर आर नहीं बदलता, आर नहीं बदलता, चाहे वो कहीं बदल जाए, हमें क्या मतलब है उस बात से। ऑन चेंजिंग वी एंड आई आर डजंट चेंजेस। ठीक है भैया जी, आर नहीं बदलता है, वी और आई के बदलने पर आर नहीं बदलता है। बोलो भाई एक बात बताइए कि हाँ जी इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। भैया प्लीज रिक्वेस्ट है, देखो कोई कोई आके ये कहते हैं कि उस बैच में भैया आपने ये नहीं कराया, उस बैच में ये नहीं कराया। महाराज जी जो उस बैच का लेवल था वो मैंने उस बैच में करा दिए हैं, जो रिक्वायरमेंट नहीं थी वो नहीं कराई। यहाँ पर हम रेलवे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप देखें हम कितना गहराई में पढ़ रहे हैं। आपको ये तो भरोसा हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे चीज़ें नहीं आती हैं। अगर मैंने आपको किसी पर्टिकुलर बैच में वो चीज़ नहीं कराई है तो फिर वो उस बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक बैच से क्यों पढ़ते हैं? एक टीचर की गाइडेंस में सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि ये हमें सिर्फ वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वहाँ मैंने उस एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ा दिया। वैसा तो है नहीं कि वहाँ पे मैं पूरी फिजिक्स पढ़ा दूँ 2 साल की, उसमें 6 महीने आपको फिजिक्स ही पढ़ने में लग जाए, पता चला फिजिक्स से आपके 150 में से एक सवाल आया
और उसके लिए आपने 6 महीने फिजिक्स पढ़ी, तो वो लॉजिकल चीज नहीं है ना, वो भी तो चीजें हमें देखनी है। तो आप प्लीज किसी दूसरे बैच से कंपेयर ना करें कि उस बैच में तो ये करवाया था। अब तुम मुझसे उम्मीद करो मैं कांस्टेबल स्तर के बैच में इन चीजों को कराता, तो वो मेरी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि वहां पर कभी नहीं पूछी जाती है ये चीजें, आपसे एक बार भी नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है भैया, ये बात सबको समझ में आ गई कि भैया जी आर क्या है, प्रतिरोध जो वी और आई के बदलने पर नहीं बदलता है। अब देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस तुमसे दे सकता है, इसका मात्रक वगैरह तो सब हमें पता ही है पहले से ही। रात को हम सवाल करेंगे, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल पूछेगा, वो कहेगा बताओ कि वी और आई का जो अनुपात है, देखो यहां से कैसे तोड़ मरोड़ सकता है इसको। अगर कोई साथी कहे मुझे आई का मान निकालना है, तो आई का मान कैसे निकल जाएगा भाई, आर जो है नीचे चला जाएगा तो वी बटे आर हो जाएगा। अगर कोई कहे कि बताओ आर का मान निकालना है, तो आई नीचे चला जाएगा, वी बटे आई हो जाएगा। तो वो ऐसे ऑप्शन वो इसको क्वेश्चन में देगा और पूछेगा बताओ ये किसका नियम है, ये दे देगा वी बराबर आई आर, किसका नियम है, ओम का नियम, ये किसका नियम है, ओम का नियम, ये किसका नियम है, ओम का नियम है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ लेगा आपसे। उसके अलावा आपको बोलेगा कि बताइए वी और आई का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन होगा, एक नियतांक होता है, एक स्थिर राशि होती है, एक बदलने वाली राशि होती है, एक परिवर्तित राशि होती है। ठीक है, उसके अलावा इससे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछेगा, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल यार, इसमें मुश्किल बना क्या देगा, वी दे देगा, आई दे देगा, आर पूछेगा, आर दे देगा, वी दे देगा, आई पूछेगा, आई दे देगा, आर दे देगा, वी पूछेगा। तो ये तमाम चीजें हम रात के 9 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर रहे होंगे। ओम के नियम में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है भैया, भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, ओम का नियम क्या होता है, और इससे बनने वाले जो भी सवाल होंगे उन्हें हम रात की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस मुख्य मुद्दा इसमें यह है, आपको यह समझना होगा कि आर नियतांक तो है, लेकिन वो हर जगह नियतांक नहीं है। अच्छा, आपने कोई ऐसा नियतांक पढ़ा है कि जो हर जगह नियतांक हो, बताना जरा, कोई ऐसी राशि आपने पढ़ी है जो हर जगह नियतांक हो, हर जगह नियत हो, बताओ। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आप सच में अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा उपदेश भाई, थैंक यू थैंक यू। मैं भी इसको तारीफ नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल, बस मैं इतना मान रहा हूँ कि हाँ आप सही कह रहे हैं। ठीक है, पढ़ा है भाई, पढ़ा है। कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। अगर तुमने ऐसा मना किया ना तो हेनरी कैवेंडिश साहब कोने में खड़े हुए रो रहे होंगे घुटनों में सर देके अपना, भैया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो पूरी दुनिया में एक जैसा रहता है, उसके साथ तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो देखो ना, उसका नाम क्या दिया, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। तो जो नियतांक अगर कोई ऐसा है ना कि वो कभी ना बदले, वो सार्वत्रिक है। जो सभी की फिल्मों में हीरो है वो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल शब्द लगा देते हैं हम उसके साथ। और ऐसा केवल एक ही नियतांक है फिजिक्स में पूरी में, और भी दो चार नियतांक हैं, बट वो हमारे लेवल पे नहीं होते हैं। जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, वो भी कभी नहीं बदलता। तो नियतांक बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो कभी नहीं बदलते, कुछ ऐसे हैं जो शर्तों के साथ बदलते हैं। आपने देखा जैसे आर की मोहब्बत जो है वो शर्तों की है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, है ना। पी और आई जो आर से है ना, ऐसे गाना गा के कह रहे हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। चलो अब आ जाते हैं एक मुद्दा, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। देखो भाई, विद्युत परिपथ में क्या क्या आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें यह पढ़ना है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए कि प्रतिरोध हमारे लिए कैसी चीज है, प्रतिरोध हमारे लिए अच्छी चीज है या हमारे लिए बुरी चीज है, फटाफट से बताइए। तब तक मैं आपके लिए एक चित्र निकाल लेता हूं, चित्र। एक फोटो लगा देना। तब तक मैं आपके लिए एक चित्र लगा देता हूं। हाँ भेज रहा हूं। हाँ भाई, हमारे लिए अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। भैया ये तो धारा को रोक देता है, ये तो बुरी चीज है। अच्छा अच्छी चीज वाले भैया काय को अच्छा कह रहे हो, भैया प्रतिरोध कैसे अच्छी चीज है यार, रेजिस्टेंस कैसे अच्छी चीज है, ये तो यार रोक देता है हमारे लिए धारा को। एक भैया ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, भैया एक निश्चित सीमा तक अच्छा है। देखिए हमारे लिए दुनिया में ना कोई भी चीज ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, लिमिटेड तरीके से सभी चीजें अच्छी हैं, और अनलिमिटेड तरीके से जब हम उसके चक्कर में पागल हो जाएं तो वो चीजें फिर हमारे लिए बुरी हो जाती हैं। प्यार में लोगों ने सफलताएं भी पाई हैं, जैसे आपने वो शायद मैं सही हूं तो उनका नाम श्रद्धा जी और मनोज जी है, तो उनकी जोड़ी ने सफलता पाई। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग अपना करियर गवा भी बैठे हैं। तो कोई भी चीज हमारे लिए अच्छी होती है या बुरी होती है। ऐसे ही प्रतिरोध है, रजिस्टर है। देखो अगर ये बुरा होता तो दुनिया में इसे बनाते क्यों। अच्छा जी कहाँ बनाते हैं, अभी तक आप क्या समझ रहे हो
कि जो तार है ना, एक चालक तार हमने अपने घरों में वायरिंग में इस्तेमाल कर रखा है, यही धारा को रोक रहा है। लेकिन इसके अलावा आप धारा को प्रतिरोध को स्पेशली मैन्युफैक्चर भी करते हो, बनाते भी हो। कहाँ बनाते हो? देखो, आपने अवश्य देखे होंगे, क्या आपने जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, चाहे फ़ोन का मदरबोर्ड हो, चाहे रेडियो का हो, चाहे टेलीविज़न का हो, क्या आपने इन्हें लगे हुए देखा है? एक बार इसके लिए बताइए। किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में आपने इन्हें लगे हुए देखा है? किसी भी विद्युत परिपथ में? बताइए। विद्युत परिपथ में आपने इन्हें लगे हुए देखा है? अब समझो, ये होते हैं बाहर से लगाए गए प्रतिरोध। देखो, एक तो प्रतिरोध वो है, जैसे मान लो ये तार है और इससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है, तो इस तार का, इस वायर का अपना एक प्रतिरोध है। ये वायर धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। एक तो इस तार का प्रतिरोध हो गया। दूसरा, हम आर्टिफिशियली भी, दूसरा हम कृत्रिम रूप से भी प्रतिरोध बनाते हैं। ये तो धारा के मार्ग को रोक ही रहा है, स्पेशली हम इनको बनाते हैं। अब देखो क्यों बनाते हैं, समझिए। बनाते इसलिए हैं, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में आ रहा है 220 वोल्ट, ठीक है? क्या तुम्हारे घर का हर एक उपकरण 220 वोल्ट पे चल रहा है? नहीं। आप अपने फोन के चार्जर को उठा के देखना, हर एक विद्युत उपकरण पे लिखा होता है कि इसको कितना वोल्टेज चाहिए। तो उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह से। तो जो छुटकू छुटकू से उपकरण होते हैं ना, सबको तो 220 वोल्ट नहीं चाहिए, तो वहां पर हमें धारा को कम करके देना होता है। अब तुम कहोगे, यार ऐसे तो भैया हमारा नुकसान हो जाता होगा। नहीं, अगर आप धारा कम कर रहे हैं तो आप मतलब शक्ति कम कंज्यूम कर रहे हैं और आपके बिजली का बिल कम आएगा, ठीक है? तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है हमें, मतलब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है हमें, थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। जितनी धारा ऊष्मा में बदल जाएगी या खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, उसका नुकसान होगा। बाकी अधिकतम विद्युत शक्ति कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर कम हो जाएगी और आपको बिजली का बिल कम देना पड़ेगा। तो क्या आपको इनकी उपयोगिता समझ में आ गई कि भैया जी ये होते हैं प्रतिरोध, यानी कि रजिस्टर। और रजिस्टर को, अब देखिए, रजिस्टर को जोड़ने के दो तरीके हैं। अब आप चाहे रजिस्टर समझें या आप चाहे विद्युत उपकरण समझें, दोनों लगभग एक ही बात हो गए हमारे लिए। भाई विद्युत उपकरण में भी तार वार लगे हुए हैं, तो इसमें भी कुछ लॉस होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और लॉस इसमें भी होता है। वो क्यों होता है आप समझ गए होंगे। अब देखो, पहले समझो कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपने अपने घर में देखा होगा, बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं और हर एक उपकरण एक खास तरह से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से क्या होता है, लाइन धारा आ रही है, आपके घर में स्टेबलाइजर है, जिसको तुम स्टेबलाइजर कहते हो। स्टेबलाइजर से वोल्टेज एक कांस्टेंट निकलता है, उसके बाद वो पंखे में जा रहा है, पंखे के बाद वो ट्यूबलाइट में जा रहा है, ट्यूबलाइट के बाद वो हीटर में जा रहा है, हीटर के बाद वो किचन में जा रहा है। तो एक अच्छी खासी वायरिंग आपके घर में फैली हुई है। अगर मैं कम से कम, मान लो मैं कहता हूं कि भाई इसी एक कमरे की बात उठा लेते हैं, या मैं कहता हूं कि कम से कम क्या हो सकता है किसी घर में, तो मैं कहूंगा कम से कम ये हो सकता है कि वहां पर एक बल्ब लगा हो, ठीक है? ये एक बल्ब लगा हो वहां पर ऐसे करके, और यहां पर इस बल्ब की एक चटकनी लगी हो। ये चटकनी हो गई, चटकनी वही तो होती है जिसे आप दबा देते हैं तो बल्ब जल जाएगा, और अगर उसे नीचे दबा दोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है कि देखो अंदर ये सिस्टम चल रहा होता है। जब आप चटकनी दबाते हो तो तार ऐसे मिल जाते हैं। अब तार के मिलने से क्या होता है, इसको पावर देने के लिए एक बैटरी लगी होती है और बैटरी ऐसे जुड़ी होती है। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। अगर आपने इसको दबा दिया तो देखो धारा को रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए, और अगर आपने इसे खोल दिया ऐसे तो धारा का मार्ग खुल जाएगा, धारा को रास्ता नहीं मिलेगा। धारा केवल बंद रास्ते से बह सकती है, खुले रास्ते से नहीं। अगर आप ये सोचें भैया यहाँ थे तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरने लगेंगे, बहने लगेंगे, मैं तो उन्हें हाथ में ले लूंगा, ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन बहेंगे ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं बाहर निकलेगा अगर ये धारा का मार्ग खुला हुआ है। तो इस चीज को कहते हैं हम विद्युत परिपथ। विद्युत के सभी उपकरणों का एक खास समायोजन, एक खास संयोजन किसी भी घर में क्या कहलाता जी, ये विद्युत परिपथ कहलाता, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता। ठीक है, विद्युत परिपथ की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब पहले विद्युत परिपथ को और भी अच्छे से समझने से पहले आप इनके निशानों का मतलब पढ़िए। जैसे आप कहोगे भैया यहाँ चटकनी बनाओ, चटकनी ऐसे सजावट करो प्रॉपर, भैया यहाँ तो बैटरी बनाओ ऐसे, भैया यहाँ तो बल्ब बनाओ ऐसे वाला जो ये है जिसमें यहाँ ये टोपी सी लगी होती है, यहाँ तार लगा होता है यहाँ। तो अगर हम हर एक उपकरण को ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, तब तो भैया कॉपी पूरी भर जाएगी। तो विज्ञान में क्या कर लेते हैं हम, इनकी जगह संकेतों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो संकेत क्या क्या होते हैं पहले वो पढ़िए। तो आप लिखेंगे कि विद्युत उपकरणों के संकेत, विद्युत उपकरणों के संकेत, यानी कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सिंबल्स बहुत आसान है। अगर आपको बल्ब को दिखाना है तो कलाकारी करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ या तो आप ऐसे दिखा दो, ठीक, या आप ऐसे करके दिखा दो। एक गोले में एक लाइन ऐसे बाहर निकालो और ओम जैसा निशान बना दो। रुको, ऐसे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, ऐसे। ये भी बल्ब का सिंबल है, ठीक है। दूसरा सिंबल, अगर आपको कुंजी की बात करनी है, की बात करनी है, की क्या होती है आपकी भाषा में? चटकनी। तो कुंजी में दो ऑप्शन है, एक तो कुंजी या तो ओपन है या तो क्लोज है। तो खुली हुई कुंजी को हम ऐसे करके दिखाते हैं और क्लोज कुंजी को हम ऐसे दिखाते हैं, या हम ऐसे भी दिखा देते हैं कि एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। ये है ओपन। ओपन का मतलब सिर्फ ऐसे रहेगी, और क्लोज का मतलब ऐसे ऐसे, और वो ऐसे लग जाएगी यहाँ, मतलब अब ये बंद कुंजी है, ठीक है। कुंजी हो गई। नंबर 3 आपका आता है एमीटर। एमीटर क्या मापता है? धारा मापता है। एमीटर का सिंबल है ए, गोले के अंदर ए। चौथा आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो सिंबल है वो है गोले के अंदर वी। ठीक है, सारे आसान है, फटाफट बताइए, हम सब करिए कि हाँ जी भैया क्लियर है। अच्छा, आगे नंबर 4 तक हो गए, नंबर 5 पे आ जाओ। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं, धारा को मापेगा नहीं, केवल धारा का पता लगाएगा। गैल्वेनोमीटर, जी लिख दो इसके अंदर। उसके बाद आ जाओ नंबर 6, तारों के कनेक्शन पे आ जाओ। अगर तार जुड़े हैं, अगर तार जुड़े हैं तो ऐसे एक तार, दूसरा तार, फिर यहां पर ऐसे लगाओगे, इसका मतलब ये तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर तार बगैर जुड़े बस क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तार केवल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक तार ये और दूसरा तार केवल इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है, मतलब दो तार हैं एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। सर प्रतिरोध का संयोजन नहीं पढ़ाए यार, मैंने कहीं गलती से ये तो नहीं बता दिया था कि चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर ओवर हो गया है? राम राम भाई ललित, राम राम भाई ललित, हमारे जवान हैं और एक सल्यूट तो इनको जरूर बनता है, सीआईएसएफ में अपनी सेवाएं दे रही हैं, अभी जीडी में सेलेक्टेड हैं, और जज्बा ऐसा है कि आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्यों भैया, मैंने ये तो नहीं कह दिया कहीं कि यार सिलेबस खत्म हो गया? नहीं कहा ना, तो तब तक काहे को कह रहे हो यार, मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, इतना भरोसा तो मेरे ऊपर रखोगा तुम। अब तो अच्छे से जान गए होगे, है ना। ये तार जुड़े हैं और ये तार क्या कर रहे हैं? केवल क्रॉस कर रहे हैं। आगे अगर तुम्हें प्रतिरोध को दिखाना है, जैसे कहीं तुमने एक्सटर्नल प्रतिरोध लगाया हुआ है, या मान लो, अब देखो प्रतिरोध दो तरीके से हो सकता है, या तो उस उपकरण का प्रतिरोध होगा या तुमने आर्टिफिशियल प्रतिरोध लगाया हुआ है। ये दोनों बातें जरूर समझनी है। तार का भी अपना प्रतिरोध होता है, हर एक उपकरण का भी अपना प्रतिरोध होता है, क्योंकि वो धारा को रोकते हैं, उतनी धारा अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है। और प्रतिरोध तो होता ही प्रतिरोध है, उसको तो हम बाहर से लगा रहे हैं। तो किसी भी तरह के प्रतिरोध का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया फिक्स प्रतिरोध, यानी कि ऐसा प्रतिरोध जिसे तुम नहीं बदल सकते हो। जैसे आप 3 ओम का ले आए तो भैया 3 ही ओम रहेगा, लेकिन बाजार में कुछ ऐसे प्रतिरोध भी आते हैं जिनका मान आप बदल सकते हैं, उनको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। उसके बारे में उतना गहराई में नहीं जाना, वो हमें यूज नहीं करते हम उसका, बस सिंबल पढ़ लेते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, 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 ये तो सिंपल रजिस्टर है, ठीक है। और एक ऐसे लाइन और ऐसे लाइन लगा देंगे इसके ऊपर। इसका मतलब देखो, एरो इतना है ना, तो इसका पूरा प्रतिरोध काउंट नहीं हो रहा। मान लो ये पूरा 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध काउंट हो रहा है, हो सकता है 2 ओम हो। अगर यही एरो यहाँ आ जाएगा तो हो सकता है और थोड़ा बढ़ जाए, तो रेजिस्टेंस इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोलो कि हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आती है, ठीक है। तो सिंबल्स आते हैं भैया, पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं सिंबल्स। अब देखो, इनमें से ये सारे के सारे उपकरण हो गए। अब इनमें से उपकरण मिलकर ही एक विद्युत परिपथ बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो अगर आपका नोट हो गया हो ये, एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखूं। भाई ध्रुव यादव, आप कल सुबह की क्लास देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किसी तार को खींचा जाए या नहीं खींचा जाए तो उसकी लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, जिनके बहुत पॉजिटिव कमेंट हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, थैंक यू, बहुत सारा आभार आपका, थैंक यू। ठीक है, अब आ जाइए, अब असल में पढ़ेंगे हम विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई बहुत तोप चीज नहीं है। आपके घर में जो भी उपकरण जिस तरीके से भी जुड़े हुए हैं, सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं?
विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं, एक सर्किट का निर्माण करते हैं। ठीक है कि भाई यहाँ बैटरी लगा दी, जैसे ये तो हमारा कमरा है, यहाँ स्टेबलाइजर है, यहाँ से आइए, यहाँ पे हमने बैटरी रख रखी है, यहाँ पे एक बल्ब जला हुआ है, यहाँ पर एक हीटर है, यहाँ पर एक पंखा है, ये ऐसे, यहाँ पर ये है, फिर ये लाइट यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ये इस कमरे में चली गई। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाती हैं। तो आप कहेंगे कि विद्युत उपकरणों का संयोजन, बहुत सिंपल सी परिभाषा मैंने लिखवाई है कि भैया विद्युत परिपथ कहलाता है, यानी कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, चलो अब देखो सवाल क्या आएगा, सवाल ये नहीं आएगा, सवाल आएगा कि किसी विद्युत परिपथ में कम से कम कितने उपकरण लगे होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि विद्युत परिपथ में न्यूनतम उपकरण, यानी कि मिनिमम अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का मतलब उपकरण, इन ए सर्किट, कि किसी एक सर्किट में कम से कम कितने उपकरण लगे होने चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया किसी एक सर्किट में लगने वाले उपकरण जो होंगे वो क्या होंगे। देखो कम से कम, भाई मान लो जैसे ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का सिंबल होता है, अगर मैं इसे जलाना चाहता हूं तो मुझे तार चाहिए होगा, ये सारा का सारा तार है, इस तार को एक बैटरी से जोड़ूंगा मैं। ठीक है, ये बैटरी का सिंबल है, मैंने वहां नहीं लिखवाया, बट आप समझ लो ये प्लस है और ये माइनस है, ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद इसको अगर मैं जब जलाना चाहूँ तब जलाऊं, ऑफ करना चाहूँ ऑफ कर दूं, उसके लिए मुझे एक कुंजी लगानी पड़ेगी, की लगानी पड़ेगी। तो किसी भी परिपथ की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इतने से कम में तो बात नहीं होगी। ठीक है भैया, तो आप कहोगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है विद्युत परिपथ में न्यूनतम उपकरण। नंबर एक, कोई एक उपकरण लगा होना चाहिए, चाहे बल्ब हो सकता है, चाहे हीटर हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये क्या है भैया जी, कोई एक उपकरण होना चाहिए। मैं ऐसे लिख देता हूं, एक उपकरण, यानी कि वन अप्लायंस होना चाहिए। उसके अलावा नंबर दो, एक बैटरी होनी चाहिए, बैटरी। ठीक है, चाहे आप बैटरी का हो या आप शेल का हो। ठीक है भैया, ये पावर देने के लिए तो कुछ चाहिए। नंबर तीन, इनको जोड़ने के लिए एक तार चाहिए, जिसको आप क्या कहता जी, संयोजी तार, यानी कि जॉइनिंग वायर, जॉइनिंग वायर चाहिए। और क्या छूट जाता जी, और क्या छूट जाता बताइए, एक की चाहिए, एक क्या चाहिए जी, कुंजी चाहिए। इतनी मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता जी। बोलो क्लियर हो जाता। ओपन और क्लोज की के सिंबल में कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है, देखो क्लोज है तो बीच में डॉट लगा दो, अगर क्लोज है तो बीच में डॉट लगा दो, ओपन है तो ऐसे कर दो। यहां तो समझ में ही आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई सभी को। एक बार थीमशिप करें, थीमशिप, एक बार सभी थीमशिप करेंगे। ओपन में नहीं भाई, क्लोज में मिडिल में डॉट होता है, क्लोज का मतलब डॉट, अंदर डॉट लग गया तो वो क्लोज है, अगर डॉट नहीं है तो दैट इज द ओपन की, दैट इज द ओपन की, ओपन की। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सिंबल है। अगर आपको की क्लोज करनी है तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में एक डॉट लग जाएगा, क्लोज करनी है। और अगर आपको ओपन करनी है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, अभी हमें और क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है कि अलग अलग तरह के कनेक्शंस होते हैं। तो उन कनेक्शंस को समझने के लिए हमें सीरीज और पैरेलल पढ़ना पड़ेगा, श्रेणी और समांतर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, श्रेणी और समांतर की पढ़ाई अब हम लोग मंडे करेंगे, क्योंकि अभी ये निर्णय लिया गया है कि ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। बाकी आपकी डिमांड होगी तो सैटरडे भी हम इसको कर लेंगे, लेकिन कल ही क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी परसों मैराथन है और मुझे थोड़ा सा उसके लिए तैयारियां करनी है। शायद वो मैराथन 8-10-12 घंटे की होगी एयरफोर्स में, तो मुझे उसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा समय होगा, इसलिए क्लास आपकी नहीं हो रही है। बाकी आगे से अगर ऐसे निर्देश ऊपर से मिलेंगे कि इस क्लास को सैटरडे भी कंटिन्यू करना है तो हम लोग सैटरडे करेंगे, और निर्देश ना भी मिले, आपकी डिमांड होगी तो हम इस क्लास को सैटरडे भी कर लेंगे। अब रात 9 बजे वाली क्लास में आपको जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, देखो एक तो ओम का नियम मिलेगा पूरा, ठीक है, ओम्स लॉ। उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मिलेगा जो अभी हमने करवाया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके अलावा कुछ मैं क्वेश्चंस आपको और एक्स्ट्रा करा दूंगा क्योंकि वो इसी का पार्ट है, उसके लिए उतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन शाम की क्लास में आपको ना
इन दोनों टॉपिकों के अलावा भी मिलेंगे। अगर उनमें से कोई बहुत ज़्यादा समस्या हो किसी को, वहाँ समझने में दिक्कत हो, तो हम उनको मंडे डिस्कस कर लेंगे, सोमवार डिस्कस कर लेंगे। उसमें 1-2 टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको, बट कोई बात नहीं है, उनको हम मंडे डिस्कस कर लेंगे। वो थ्योरी में अभी होने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं हो पाए हैं, बट मैंने क्लास पूरी तैयार कर ली है वो पहले ही, तो उनको हम वहाँ करेंगे। कोई समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको वहाँ तुम छोड़ देना। जब मैं मंडे आपको सर्किट का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आपको तब बहुत बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है भैया जी, अब मिलेंगे हम लोग मंडे को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सैटरडे और संडे 2 दिन जो आपको मिल रहे हैं, इनमें आप अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करना, ताकि आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको याद होती हुई चली जाएं। तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।